अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो ईरान पर अटैक करने का अभियान शुरू करता है तो माना ही जा रहा है कि हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया जो हमने द्वीप दिखाया, यह अमेरिका का प्रमुख बेस होगा। यहां से वो बड़ी भूमिका निभाएगा। यहां से खासकर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां से सीधा वो टारगेट कर सकता है फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करने में। अब फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर क्या है जिसके लिए पूरी जंग ये छिड़ी हुई है, ईरान मान नहीं रहा। ये ईरान का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना है। ये फोर्डो एक पहाड़ के अंदर स्थित है। ये पहाड़ है, पहाड़ के अंदर। जानकारों का मानना है कि ईरान ने अपने हथियार और यूरेनियम का ज्यादातर हिस्सा जो है यहीं रखा हुआ है। लगभग 60% यहां पर एजेंसीज कोट करती हैं जो यूरेनियम है उसने यहां पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। 2200 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल वो करता है कि ये साइट मानी जाती है, यहां पर वो चलता है सब। इजराइल की नजर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो एनएसए हैं, तजाची होनेगबी, उन्होंने कहा कि जब तक ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को डैमेज नहीं कर देते ना हम, ऑपरेशन नहीं रुकेगा। यह सेंटर जमीन से 90 मीटर नीचे है और इसमें यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए हजारों सेंट्रीफ्यूज है। इसे निशाना बनाने के बाद ही हम रुकेंगे, सोचेंगे ऑपरेशन रोकना है कि नहीं। और इजराइल के पास बंकर तोड़ बम है नहीं, यानी कि जमीन के नीचे अगर बंकर में काम चल रहा है, वहां कोई फैक्ट्री बना रखी यूरेनियम की, वो इजराइल के पास नहीं है, जिन्हें एमओपी कहते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। इन बमों का वजन 13,000 किलोग्राम होता है। एमओपी भी, यानी कि इसकी फीचर, इसकी जो तमाम खूबियां हैं वो इस तरीके की होती हैं। इसका नाम GBU-57 के नाम पर पड़ा। डायमीटर 2.6 मीटर है, लंबाई इसकी 69 फीट, वजन 13,000 किलो, रेंज 200 फीट अंडरग्राउंड तक, यानी जमीन है उससे अंडरग्राउंड 200 फीट तक ये वार कर सकता है। 200 फीट अंदर जाकर के ब्लास्ट करने की क्षमता रखता है। वॉरहेड इसका 2600 किलो है। आम तौर पर इसे कहते हैं कि बंकर बस्टर बम, बंकर को तबाह करने वाला बम। अगर बंकर के अंदर कुछ चल रहा है तो यह बम उसको तबाह कर देगा। अगर वहां यूरेनियम है, तमाम चीजें हैं, तो वो तबाह हो जाएगी। इजराइल और अमेरिका अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है अब सरवाइव करना है तो ईरान कैसे पीछे रहता। ईरान की IRGC ने इजराइल के खिलाफ हमले के नए फेज का ऐलान कर दिया। IRGC ने फतेह हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने की घोषणा कर दी है। IRGC का कहना है कि ये मिसाइलें इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेद सकती हैं। यह तक कह रहा है कि जो आयरन डोम है इजराइल के ऊपर, ये तो उसके अंत की शुरुआत है। ये ईरान का रिटेलिएशन है। क्या है फतेह मिसाइल? ईरान क्यों इतना बूस्ट हो रहा है कि हमने भी जो है पूरी तैयारी की और फतेह मिसाइल से दागा है कि ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है, जा सकती है इजराइल तक, जो कि गई है। 350 से 450 किलो का वॉरहेड, 16,000 से 18,500 से किलोमीटर घंटा प्रति स्पीड है इसकी। री एंट्री व्हीकल है, बार बार जा सकती है। सेफ्टी सिस्टम भेजने में सक्षम है, जिसे वो आयरन डोम कह रहा है, उसको भेज दिया। जून 2023 में ये डेवलप हुई थी और 1 अक्टूबर 2024 को पहली बार इसको इस्तेमाल में लाया गया था। अब क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि आखिर इजराइल में अमेरिका का ऐसा कौन सा हित है जिसके कारण वो खुलकर समर्थन में ना खड़ा रहता है, बल्कि यूं कहिए कि जैसे उसके ऊपर युद्ध हुआ हो, युद्ध लड़ने को तैयार रहता है। इजराइल युद्ध लड़ रहा है। इजराइल के पास अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए ना, ठीक है ताकत ज्यादा है, संख्या के हिसाब से देखा जाए इजराइल के पास ईरान से भी आधी मिसाइलें हैं, लेकिन अमेरिका अपना पूरा सब कुछ देने को तैयार है, फाइटर जेट जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? दरअसल 4 मेन रीजन है जो हमारी रिसर्च में पता लगे। एक तो दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी वो गजब की है, कमाल की है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका को पता है कि सबसे विश्वसनीय कोई सहयोगी है तो वो इजराइल है। उसको कहीं पूरे मिडिल ईस्ट तमाम जगहों पर अपना वर्चस्व, प्रभुत्व काम करना है तो इजराइल है। इस कारण से वो रिलाय करता है। दूसरा यह है कि परमाणु नीति और क्षेत्रीय संतुलन अगर अमेरिका को अपने हाथ में रखना है, बढ़ाना है, तो भी इजराइल की जमीन ही उसे भाती है, फपती है। ईरान को कंट्रोल करना है तो इजराइल पार्टनर के तौर पर भाता है। तीसरा कारण है आर्थिक और तकनीकी सहयोग।
बहुत बड़े पार्टनर हैं दोनों। इधर आर्म इंडस्ट्री, उधर आर्म इंडस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी, इजराइल तकनीक में इतना उन्नत है, अमेरिका के साथ मिलकर काम करता है, व्यापार के लिए दोनों मिलकर के काम करते हैं, पूरे मध्य पूर्व में जाकर के अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। वो इजराइल जहां तक पहुंच पाया मध्य पूर्व में, जहां पर पहले बॉयकॉट होता था मिडिल ईस्ट में तमाम, वहां पर जाहिर सी बात है अमेरिकन लॉबी का हाथ है। और चौथा बहुत अहम, वो है अमेरिका में जूइश लॉबी, इसे जूइश लॉबी कहते हैं। अमेरिका के चुनावों की बहुत बड़ी फंडिंग जूइश लॉबी होती है, बहुत अमीर है वहां पर, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, थिंकर्स हैं। इसका प्रभाव वहां की राजनीति पर हमेशा पड़ता है जूइश लॉबी का। ये 4 कारण है, इसलिए अमेरिका बैक कर रहा है। अब इस क्षेत्र में ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये अमेरिका जानता है इस पूरे रीजन में, बाकी सबको तो ऑलमोस्ट सेट किया हुआ है उसने। अब अमेरिका इजराइल का ही इस्तेमाल करता है, इसके 5 बड़े कारण हैं। एक तो परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना, अमेरिका का उद्देश्य ईरान को जो है हथियार वो विकसित ना करे, ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से वो रोक लगा सकता है। दरअसल इजराइल जो है हिजबुल्लाह, हूती, हमास जैसे ईरान समर्थित जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल में रखता है, उनको कंट्रोल में रखता है, इसलिए फिर ईरान कंट्रोल में रहता है। अमेरिका का सीधा कॉन्फ्लिक्ट ईरान से, इस कारण से इजराइल मेन हो जाता है। अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान को सैन्य चेतावनी देकर उसको नियंत्रित करता है, अब भी वो कूदा हुआ है। इजरायली हमलों से दबाव मिलाकर अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगा देता है, कूटनीतिक दबाव बना देता है, यानी कि ईरान को अगर टैकल करना है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका इजराइल के समर्थन से रूस, चीन जैसे देशों पर भी वो अपना संदेश देता है, प्रभाव बनाता है, क्योंकि वो बैक करते हैं ईरान को। इस कारण से जो पूरा गणित है वो हमने आपको समझाने की कोशिश करी। अब ऐसे में एक संभावना यह है कि इजराइल से जारी जंग के बीच ट्रंप ईरान को लास्ट चांस ऑफर भी दे रहे हैं। एक ये चीज भी चल रही है कि ये थ्योरी चल रही है, ट्रंप चाहते हैं लास्ट चांस देते हैं। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिन पहले ईरान को दिए गए प्रस्ताव से यह थोड़ा बेहतर हो सकता है कि जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट की अमेरिकन थ्योरी चल रही है। एबीसी न्यूज हम कोट करते हैं, उसके अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इसके संकेत दिए हैं। क्या कुछ कहना था, इनडायरेक्टली तो यही लग रहा है, बंद कर दो सब कुछ, खत्म कर दो सब कुछ, और उसके बाद कहीं ना कहीं बातचीत को राजी हो जाएंगे। लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ साथ उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई भी इजराइल और अमेरिका के निशाने पर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही संकेत दे चुके हैं कि खामेनेई के खात्मे के बाद ही यह जंग रुकेगी। इसके बाद अब इजराइल के रक्षा मंत्री कात्ज, उन्हें सीधी धमकी दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम लीडर खामेनेई का हश्र इराक के जो पूर्व तानाशाह हुए ना, कोट कर रही, ये कोट सुनिएगा, पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह होगा। क्या कहा था ये देखिए, ये हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा था कि सद्दाम हुसैन की तरह होगा। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और सहयोगी देशों ने मार्च 2003 में इराक पर हमला कर बगदाद पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 2003 में सद्दाम को तिक्रित के पास भूमिगत ठिकाने से पकड़कर उस पर मुकदमा चलाया गया था, इराक की बात है। फिर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर 4 बड़े आरोप लगाए थे। सद्दाम हुसैन को इसी तरीके से जैसे वो कह रहा है कि ईरान में कुछ वैसी थ्योरी थी, सद्दाम हुसैन पर 4 बड़े आरोप लगाए थे। कहा था कि वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, परमाणु हथियार हैं, जैविक हथियार हैं, ये तमाम चीजें उस वक्त बुश हुआ करते थे। अल कायदा जैसे आतंकी संगठन को वो सहायता करता है, ये लगाया था। इंतजाम के आतंकवाद को समर्थन करता है, कुर्दों को समर्थन करता है, शिया को समर्थन करता है। इस कारण से हमारा जंग में आना वहां पर बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय नियम, मानवाधिकार है, उसका उल्लंघन करता है। तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा आरोप यह था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल पूरी दुनिया को खत्म करने वाले हथियार उसके पास है। हालांकि बाद में यह आरोप झूठा निकला था। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया था, अबदस्त कर दिया गया था, अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आया था। तो क्या अमेरिका जो इतने बोझ के कह रहा है कि हम निशाना बना देंगे ईरान को, हम निशाना बना देंगे ईरान को, उसके नीचे बहुत यूरेनियम है, क्या कहीं खोखला तो नहीं है? पिछले एक इतिहास को हमने आपके सामने रखा। आज अमेरिका, इजराइल की ईरान के साथ जो कट्टर दुश्मनी दुनिया देख रही है, हमेशा ऐसा नहीं था।